गुड मॉर्निंग। दिखाई पड़ रहा है? कल हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद काल। 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जो महाजनपद काल है वही समय जो है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का है। सबसे जो है महत्वपूर्ण महाजनपद है मगध। 16 महाजनपदों को हम लोग ने पढ़ा था। 16 महाजनपद की जो लिस्ट है वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में है। मगध के बारे में बात करते हैं। वर्तमान बिहार राज्य के आधुनिक पटना और गया जिले में स्थित था। इसकी राजधानी राजगृह थी, गिरिवंश थी, मतलब कभी राजगृह रही कभी गिरिवंश रही। महावंश के अनुसार 15 वर्ष की आयु में बिंबिसार मगध का राजा बना और हर्यक वंश की स्थापना की। कल हम लोगों ने पढ़ा था जो भारत में यानी कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है वहां पर कौन सा वंश आता है? हर्यक वंश आता है। हर्यक वंश का संस्थापक होता है बिंबिसार और बिंबिसार अपनी सीमाओं को बढ़ाता है। बिंबिसार का शासनकाल 544 बीसी से 492 बीसी तक रहा है। साम्राज्य विस्तार नीति में उसमें वैवाहिक संबंधों से प्रसेनजित की बहन कोसला देवी से विवाह किया, लिच्छिव राजकुमारी चेलना से विवाह किया और भद्रकुल के प्रधान की पुत्री क्षेमा से विवाह किया। अंग को विजय के द्वारा विस्तार किया, यानी कि अंग को ऐसे जीत लिया था। बिंबिसार के बाद उसका पुत्र मगध का राजा बना। इसका शासनकाल 492 से 460 बीसी रहा। इसने अपने मामा प्रसेनजित से काशी प्राप्त किया और लिच्छिव पर विजय अभियान किया। अजातशत्रु के बाद इसका शासक उदयन था जिसका शासनकाल है 460 बीसी से 444 बीसी। इसने पाटलिपुत्र को नई राजधानी बनाया। हर्यक वंश का शासक अंतिम शासक है नागदशक, जो अयोग्य था। जनता ने इसे हटा दिया और शिशुनाग जो है मगध का सम्राट बनता है और ये नाग वंश की स्थापना करता है। शिशुनाग वंश आ जाता है। यह इसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया, यानी शिशुनाग ने अवंती को भी मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक था जो कुछ समय के लिए राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली ले गया। इसी के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन होता है। कल हम लोगों ने बात करी थी कि पहली बौद्ध संगीत अजातशत्रु के काल में हुई और दूसरी बौद्ध संगीत जो है कालाशोक के टाइम पे हुई। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शासन स्थापित हुआ जिसका संस्थापक महानंदिन था, या महानंदिन के पुत्र महापद्मनंद को शूद्र पुत्र माना जाता है जो महानंदिन की हत्या कर स्वयं शासक बना था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित कर मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ये देखिए 16 महाजनपद है। कौशल की राजधानी श्रावस्ती और अयोध्या है। अंग की राजधानी चंपा है। मगध की राजधानी गिरिव्रज है, राजगृह है और पाटलिपुत्र है। वज्र की विदेह या मिथिला है। मल्ल की राजधानी कुशीनारा है, पावा है। चेद की राजधानी सुक्तिमती है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है। पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर है। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। ये अस्मक आपको बताया था जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, इसकी राजधानी पोटली है। अवंत की 2 राजधानियां बताई थी, उज्जैनी और माहिष्मती। गांधार की तक्षशिला है। कंबोज की राजपुर या हाटक है। ये क्षेत्र है कहाँ पे थे? और ये गणराज्य, कल हम लोगों ने बात करी थी कि गणराज्य भी थे, 10 गणराज्य थे जिसमें से मुख्य गणराज्य ये है कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिर के मग, अलकप्पा के बुली, कुशीनारा के मल्ल, वैशाली
के लिच्छवि, मिथिला के विदेह, इस तरीके से 10 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। हम लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन भी पढ़ा, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध। इनका जन्म 563 बीसी में माना जाता है। 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म कपिल वस्तु में शाक्य मुनि यानी कि लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। बाद में इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी द्वारा किया जाता है। गौतम बुद्ध के जन्म पर कौंडिन्य नामक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की थी कि बालक बड़ा होकर या तो सन्यासी बनेगा या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। 16 वर्ष की आयु में कोलीय गणराज्य की कन्या यशोधरा से गौतम बुद्ध का विवाह हो जाता है। 19 वर्ष में सिद्धार्थ को पुत्र प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल रखा जाता है, यानी कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल है। इनके जीवनकारी परिवर्तनकारी घटनाओं में मैंने बताया था कि ये बड़े विचारशील थे, ये देखा करते थे। तो इन्होंने कुछ ऐसी चीजें देखी जिसमें रोगी, वृद्ध, शव यात्रा, सन्यासी, इन सबको देखा तो इनके विचार में आया कि वास्तव में जीवन का सत्य क्या है। तो इस वजह से 29वें वर्ष सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया, और जब इन्होंने गृह त्याग किया, इस घटना को बौद्ध धर्मों में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, यानी कि गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। जन्म का प्रतीक माना जाता है कमल या साढ़। गृह त्याग का घोड़ा माना जाता है। ज्ञान का पीपल माना जाता है। निर्वाण जो है पद चिन्ह माने जाते हैं, और महापरिनिर्वाण स्तूप माना जाता है। बौद्ध संगीतियां हमने बताई कि इन्होंने धर्म प्रचार के, जो गौतम बुद्ध है उनके बाद धर्म प्रचार के लिए तमाम बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार की बात की गई। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन होता है अजातशत्रु के शासनकाल में। महाकश्यप इसका अध्यक्ष होता है और ये राजगृह में होती है। पहली बौद्ध संगीत राजगृह में अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में होती है, और दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के शासनकाल में होती है, और ये इसका अध्यक्ष होता है सर्वकामी, और ये वैशाली में होती है। तीसरी बौद्ध संगीत होती है पाटलिपुत्र में होती है, और ये तिस्य के पाटलिपुत्र में होती है, और ये अशोक के समय में होती है। यहाँ पे गलत थोड़ा लिखा हुआ है, अशोक के समय में होती है, और मोगलीपुत्र तिस्य इसका अध्यक्ष होता है। चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ कश्मीर के कुंडलवन में होता है, और कनिष्क के समय कुषाण शासक कनिष्क रहता है। वसुमित्र इसका अध्यक्ष होता है। ये पहली शताब्दी ईसा में। तो 4 बौद्ध संगीतियां बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं, तो आपको याद रखना है। गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में रुद्रक रामपुत्र और आलार कलाम नामक संत के पास गए। सबसे पहले ये सांख्य दर्शन के आचार्य थे, आलार कलाम के पास गए, परंतु संतुष्ट न होने पर वे उर्वेला चले गए, जहां 16 वर्ष की घोर तपस्या के दौरान उन्होंने सुजाता नामक एक कन्या से भोजन प्राप्त कर लिया। इसके बाद बोध गया गए। बोध गया के पास में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर 42 दिन तक इन्होंने समाधि ली। 43वें दिन इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, और ये वृक्ष जो है बौद्ध धर्म का एक विरोधी था, शशांक शासक था असम का, बेसिकली उसने ये पेड़ कटवा दिया था। त्रिपिटक क्या है बौद्ध धर्म में? विनय पिटक है, सुत्त पिटक है, अभिधम्म पिटक है। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। दुख की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दुख है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जीवन में दुख ही दुख है, अतः क्षणिक सुखों को सुख मानना दूरदर्शिता है। दुख समुदाय, महात्मा बुद्ध के अनुसार दुख का कारण तृष्णा है, यानी कि लालच ही दुख का कारण है। इंद्रियों को जो वस्तुएं प्रिय लगती हैं उनको प्राप्त करने की इच्छा को तृष्णा कहते हैं, और तृष्णा का कारण अज्ञान है। दुख निरोध इन्होंने बताया है कि दुख कैसे, ये दुख का कारण है, ये दुख निरोध है। इनके अनुसार दुख से मुक्त कैसे हो सकते हैं? महात्मा बुद्ध
के अनुसार दुखों से मुक्त होने के लिए उसके कारण का निवारण करना होगा। जो दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण करना होगा। अतः तृष्णा पर विजय प्राप्त करनी होगी। विजय प्राप्त करने के लिए दुखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। दुख निरोध महात्मा बुद्ध के अनुसार दुखों से मुक्त होने अथवा निर्वाण प्राप्त करने के लिए जो मार्ग है वो अष्टांगिक मार्ग है। तो बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताए गए जिससे दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सारनाथ गए गौतम बुद्ध और यहीं पर उन्होंने सर्वप्रथम अपना पहला जो है धर्म अपना प्रवचन दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया। पहला उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ बेसिकली बनारस में है और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिस इन्होंने जब ग्रह त्याग किया था उसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और पहली बार उपदेश दिया उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसके बाद बुद्ध 80 वर्ष की उम्र तक धर्म प्रचार घूम घूम कर करते रहे। इस कार्य में विभिन्न राजाओं द्वारा इनके सहयोग प्राप्त हुआ। श्रावस्ती का श्रेष्ठी मतलब है व्यापारी अनाथ पिंडक ने जेठ वन उद्यान जेत राजकुमार से खरीदकर बुद्ध को भेंट किया। मगध सम्राट बिम्बिसार ने ये वेनवन बिहार बुद्ध को भेंट किया। धर्म प्रचार के दौरान वर्षा काल में यहाँ निवास करते थे। आम्रपाली में आम्रपाली ने आम्रपाटिका बुद्ध को भेंट की थी। सबसे ज्यादा इन्होंने अपने वर्षावास बिताए हैं यहीं पर श्रावस्ती में। 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हो गई। इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। ध्यान दीजिए, ग्रह त्याग को क्या बोला जाता है बौद्ध धर्म में? महाविनिष्क्रमण। दूसरी घटना है उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। तीसरी घटना है जब इन्हें महापरिनिर्वाण, ये ग्रह त्याग की घटना है, ये पहला उपदेश की घटना है और ये है मृत्यु की घटना। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। पूर्णिमा का बुद्ध से विशेष संबंध है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और मृत्यु इसी दिन हुई थी। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में बांटकर स्थानीय शासकों को सौंप दिया, जिस पर उन लोगों ने स्तूप बनवाए। बाद में अशोक ने इन अवशेषों को निकालकर 84,000 स्तूप बनवाए। बुद्ध की मृत्यु के बाद संघ के संचालन और उनके विभेद को रोकने के लिए बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया, जिसमें त्रिपिटक नामक ग्रंथों का संकलन किया गया। बुद्ध के 3 नाम बताए गए हैं, बुद्ध है, तथागत है, शाक्य मुनि है। जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी। संस्थापक क्या मतलब वास्तविक संस्थापक, इससे पहले भी तमाम तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। इनका जन्म वाराणसी के राजवंश में हुआ था। इनके पिता का नाम अश्वसेन और माता का नाम वामा था। देखिए, पहले हैं ऋषभदेव, शांतिनाथ है, पार्श्वनाथ है, महावीर स्वामी है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऋषभदेव पहले हैं, पार्श्वनाथ 23वें हैं, महावीर स्वामी 24वें हैं। 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था 540 बीसी में। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था। ये जो इनकी माता जी थी वो जो लिच्छिव नरेश चेटक की बहन थी। इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम प्रियदर्शिनी था। 30 वर्ष की उम्र में महावीर ने गृह त्याग किया। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद 42वें वर्ष इन्हें जुम्भिक ग्राम के निकट रजपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर की पहली
शिष्या पद्मावती मानी जाती हैं, जबकि चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना प्रथम विष्णु बनी। चंपा के शासक दधिवाहन, पाटलिपुत्र के शासक उदयन, अवंत के शासक चंडप्रद्योत, काशी के नरेश इनके शिष्य बन गए थे। जैन धर्म के अनुयायी 4 भागों में बटे हुए हैं। इन्हें भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका कहा जाता है। जैन धर्म के 3 त्रिरत्न बताए गए हैं: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। त्रिरत्न: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक दर्शन। ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। भिक्षु भिक्षुणी के लिए जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख किया गया है, जिसमें अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ध्यान रखिएगा, इसमें जो 4 महाव्रत हैं, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, एक और होना चाहिए, सत्य, सॉरी, हाँ, इन्होंने जो इनके 5 महाव्रत हैं, इसमें पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय, चौथा है अपरिग्रह, और ये ध्यान रखिएगा 5वां है ब्रह्मचर्य। तो 4 जो है ये पार्श्वनाथ के हैं। पार्श्वनाथ कौन है? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर है। 23वें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं। इन्होंने 4 महाव्रत दिए थे। 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है ये महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तब ये 5 महाव्रत कहलाए। यानी कि ये जो है ये जोड़ा गया किसके द्वारा? महावीर द्वारा। ये महावीर स्वामी ने जोड़ा, और ये जो है महावीर स्वामी कौन है? 24वें तीर्थंकर है। यही महावीर को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो यहां पर अहिंसा के पहले सत्य भी है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये 4 जो है पार्श्वनाथ के हैं, और 5वां जो है ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा है। इनमें से 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के समय के हैं, 5वां ब्रह्मचर्य महावीर ने जोड़ा। जैन धर्म में काया क्लेश पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है। काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग की जाती है की बात कही गई। चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में इसी प्रकार मृत्यु का वर्ण किया था, जिसे संलेखना कहा जाता है। जैन धर्म में एक है संलेखना। संलेखना का मतलब होता है भूखे रहकर शरीर त्याग करना। शरीर त्याग करना, ये संलेखना है। और इसी पद्धति से मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण त्यागे थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानता होगा? जैन धर्म को मानता था। अब देखिए, जैन धर्म में भी बहुत जैन संगीतियों का आयोजन हुआ है। यहाँ 2 ही जैन संगीतियां हुई, वहां 4 हुई हैं। पहली जैन संगीति हुई है पाटलिपुत्र में हुआ। इसका नेतृत्व स्थूलभद्र द्वारा किया गया। यानी कि पाटलिपुत्र में पहली जैन संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें स्थूलभद्र ने जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में हुई। इसमें जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में बंट जाता है। दूसरी जैन संगीत होती है 5वीं सदी में काठियावाड़ के वल्लभी में, यानी कि गुजरात में। इसमें श्वेतांबर संप्रदाय के सिद्धांत को अंतिम रूप से संकलित किया जाता है। घूम घूम कर उपदेश देते हुए महावीर स्वामी को 72 वर्ष की उम्र में बिहार के राजगृह के समीप पावा नामक स्थान पर निर्वाण प्राप्त हो गया। यानी कि इनकी भी डेथ हो गई। कल हम लोगों ने पढ़ा था विदेशी आक्रमण, यानी कि सिकंदर का आक्रमण हम लोगों ने पढ़ा था। पश्चिम भारत में हम लोगों ने बताया था गंधार, कंबोज और मध्य जैसे
के राज्य हैं ये लड़ा करते थे। इसी का लाभ उठाकर हखमनी शासकों ने लाभ उठाया। इस वंश के द्वारा सिंध के क्षेत्र पर आक्रमण कर इसे अपने साम्राज्य का छत्रपति घोषित किया गया। यह आक्रमण 500 बीसी के आसपास से पुरानी कहानी है। यूनान के फिलिप के पुत्र सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। इसमें तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर की सहायता की। कल हमने बताया था उसने सरेंडर कर दिया था, तो एक तरीके से सहायता ही करी थी, इसलिए आम्भी प्रथम गद्दार बना जिसे भारत भूमि पर विदेशियों को सहायता पहुंचाने का कार्य किया। इस अभियान के तहत सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, कल हम लोगों ने बात की थी, झेलम का युद्ध या इसे हाइडेस्पीस का युद्ध कहा जाता है, जो पोरस के साथ हुआ था। इसमें पोरस पराजित हुआ, परंतु उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य लौटा दिया। कल हम लोगों ने इस कहानी पर चर्चा किया था। सिकंदर व्यास नदी से वापस लौट गया क्योंकि उसकी सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। व्यास नदी के तट पर 12 वेदिकाएं बनाई। सिकंदर ने 2 नगर, एक निकैया यानी कि विजयनगर, दूसरा वुकफेला बसाया। सिकंदर 19 महीने भारत में रहा। लौटने के दौरान मलेरिया के रोग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में। बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई थी। और मरने के पहले यानी कि जब वापस जा रहा था तो अपना जीता हुआ यानी कि अपना विजित क्षेत्र किसे दे गया था? विजित क्षेत्र जो है वो अपने सेनापति को दे गया था। सेनापति का नाम था सेल्यूकस। और ये सेल्यूकस जो है, जैसे जो क्षेत्र इसने जीता, इस एरिया को इसने जीता था, इस एरिया को, ये पूरा एरिया किसके नेतृत्व में आ गया? सेल्यूकस। सेल्यूकस कौन सा शासक है? यूनानी है। यहां पर सेल्यूकस का शासन है। ठीक, अब आ जाइए मौर्य साम्राज्य। पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर मौर्य साम्राज्य पे आते हैं। कल हम लोगों ने चर्चा करी थी कि भारत में विदेशी आक्रमण के दौरान, जिस समय विदेशी आक्रमण हो रहे हैं उस समय यहां पर नंद वंश है। नंद वंश का अंतिम शासक है। जिस समय सिकंदर का आक्रमण होता है इधर से 326 ईसा पूर्व में यानी कि बीसी में सिकंदर का आक्रमण होता है। और यहां पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद है। कहीं कहीं धनानंद लिखा होता है, कहीं कहीं घनानंद लिखा होता है। घनानंद ने क्या किया? यहां पे तक्षशिला के ब्राह्मण चाणक्य का अपमान किया। कहते हैं कि चाणक्य का अपमान कर दिया और चाणक्य ने बदला लेने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य, ये चरवाहा है, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में एक सेना बनाया और इस सेना के आक्रमण से इस राज्य को नंद वंश को पराजित कर दिया और यहां पर एक नए वंश की स्थापना की जिसे मौर्य वंश कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बनता है और प्रधानमंत्री बनते हैं चाणक्य। अब चूंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य को नंदों से प्राप्त होता है उसको बढ़ाने या सुरक्षित रखने की चिंता है उसको, तो इस वजह से सबसे पहले इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने की बात होती है और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो पहला आक्रमण करता है यहां पर सेल्यूकस को, और सेल्यूकस से युद्ध होता है। युद्ध के बाद तमाम समझौते होते हैं, इनकी चर्चा हम लोग अभी करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य का श्रेय चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के नाम पर इस वंश को मौर्य वंश कहा जाता है। चाणक्य तक्षशिला का आचार्य था जिसे विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त के ने नंद वंश के अंतिम सम्राट धनानंद को पराजित करके मगध पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा और 298 ईसा पूर्व तक शासन किया, यानी कि एक उसका टाइम ड्यूरेशन है 322 से लेकर और 298 तक। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस कहा है, यानी कि यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा है? सेंड्रोकोटस। जिस समय चंद्रगुप्त अपनी महानता के नींव डाल रहा था उसी समय उत्तर पश्चिम में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, यानी कि जो सिकंदर उसको दे गया था वो भी अपना जो है साम्राज्य विस्तार करता। अतः यह अवश्य संभावित था कि दोनों के मध्य संघर्ष हो। सेल्यूकस के साथ
305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध होता है। सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था, जिसे पश्चिमोत्तर भारत का अधिपति बनाया गया था। मैंने बताया था वापस जाते समय वो अपना साम्राज्य दे गया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार में सुदर्शन झील निर्माण करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। एक हम लोगों ने बात की थी, यहां पर एक अभिलेख मिला है रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख, और कल हम लोगों ने जूनागढ़ अभिलेख की बात की थी। ये पहला संस्कृत अभिलेख है। तो ये पता चलता है यहां पर सिंचाई के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नहर बनवाई थी। सिंचाई के लिए इस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नहर बनवाई थी। गिरनार में सुदर्शन झील, बेसिकली नहर कह सकते हैं, या सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। उस प्रदेश में एक अपना गवर्नर पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था। यानी कि जो नहर बनवाई वो अपने गवर्नर के माध्यम से, पुष्यगुप्त के माध्यम से बनवाई थी। वहां पर सिंचाई के साधन का विकास किया था। मगध में 12 वर्ष के अकाल पड़ने पर, ध्यान रखिएगा, इसके शासनकाल के आखिरी में अकाल पड़ जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य अपने साम्राज्य का भार अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ कर्नाटक राज्य के मैसूर के श्रवणबेलगोला चला जाता है, जहां काया क्लेश द्वारा शरीर त्याग देता है। ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि लास्ट के दिनों में अकाल पड़ जाता है उसके साम्राज्य में, तो वो अपना राज्य या अपना शासन अपने बेटे को बिंदुसार को दे देता है और अपना जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला चला जाता है और वहां पर संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग देता है। काया क्लेश का मतलब है संलेखना पद्धति। अब इसके बाद इसका बेटा है बिंदुसार। बिंदुसार का शासनकाल 298 से 273 बीसी तक रहा। थोड़ा समझने के लिए यहां आपको तारीख याद करनी होगी, लेकिन बहुत ज्यादा तारीख का इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंस आपको नहीं है, आपको डेट नहीं रटनी है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने के लिए याद करेंगे। 322 बीसी से 298 बीसी तक रहता है कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य रहता है। बाद में 298 बीसी से 273 बीसी तक रहता है बिंदुसार। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। ठीक, अभी आगे बात करेंगे, तारीख इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि अभी तारीख में थोड़ा सा आपको चेंज नजर आएगा। 273 बीसी तक बिंदुसार को राजकार्य में सहायता देने के लिए दरबार में 500 सदस्यों की परिषद थी, जिसका पहला प्रधान चाणक्य था। यानी कि इसके बेटे के समय भी कुछ दिन तक चाणक्य रहा है। इसके और बाकी मंत्री हुआ करते थे। बिंदुसार के शासन काल में अशोक को अवंती का गवर्नर बनाया गया था। अवंती कहाँ है? गुजरात में। राजधानी क्या है? उज्जैनी है। बिंदुसार के दरबार में यूनान के डायमेकस और मिस्र के राजदूत डायनोसियस के दूत आए। बिंदुसार ने सीरियाई नरेश से मीठी शराब, सूखा अंजीर और दार्शनिक भेजने को कहा। सीरियाई नरेश ने 2 चीजें भेज दी, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजे। हमने कल आपको बताया था कि बिंदुसार ने विदेशी संबंध स्थापित किए। मिस्र के शासक फिलाडेल्फस और यूनान के शासक डायमेकस के और सीरिया के शासक के बीच दूतों का आदान प्रदान किया था। इसके अलावा ना तो उसने कोई साम्राज्य विस्तार किया, ना ही कुछ किया। अब जरा ध्यान दीजिए, 273 ईसा पूर्व में बिंदुसार की डेथ हो जाती है और बिंदुसार की डेथ के बाद अशोक शासक बनता है 269 में। यानी कि अब देखिए 4 साल का गैप दिख रहा है, 73 से 73 से 69, ये 4 साल है। ये उत्तराधिकार का युद्ध है। यानी कि बिंदुसार के बेटों में आपस में उत्तराधिकार का युद्ध होता है। इस युद्ध में सुनने में या कहा, जो ऐतिहासिक कहावतें हैं उसमें कहा गया कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की और 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की। ये कहने में आता है।
ध्यान दीजिए। अब आता है अशोक, सम्राट अशोक। अशोक की प्रमुख विजयों में कलिंग महत्वपूर्ण है, यानी कि कलिंग विजय की थी, जो अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष यानी कि 261 बीसी में कलिंग विजय की थी। अभी आपको बताएंगे कलिंग विजय क्यों की थी और कलिंग विजय का कारण क्या था। के बाद साम्राज्यवादी ने कलिंग जीतने के बाद अपनी साम्राज्यवादी नीति का त्याग कर दिया और धर्म विजय की नीति को जारी रखा। धर्म यात्रा के क्रम में सबसे पहले बोध गया था। अशोक ने नेपाल के पाटन, देवी पाटन, ललित पाटन नामक नगर बसाए, जो कश्मीर में श्रीनगर, और कश्मीर में श्रीनगर भी बसाया था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न क्षेत्रों में दूत भेजे गए। इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में धर्म प्रचार के लिए भेजा था। अशोक ने आजीविकों को वर्षाकालीन आवास के लिए बराबर की पहाड़ियां बेसिकली जो है ये बिहार के जहानाबाद जिले में है, और यहां पर इन पहाड़ियों को इसने दान दिया था आजीवक संप्रदाय के जो है भिक्षुओं को। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। अभी बताते हैं अशोक के बारे में, क्योंकि इसमें अशोक के बारे में बहुत कम दिया है। यह अत्यंत अयोग्य शासक था। बृहद्रथ की इसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या कर दी और मौर्य वंश का अंत कर दिया। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। अब जरा देखिए अशोक के बारे में ये बताता है, तो अशोक के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अशोक जो है बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। टाइम पीरियड है 269 से 232 बीसी। 4 साल बताता है कि अपने भाइयों के उत्तराधिकार के युद्ध में फंसा रहा और साम्राज्य में अपने भाइयों की हत्या करने के बाद साम्राज्य प्राप्त किया। 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर विजय प्राप्त करता है। कलिंग, और क्यों, ध्यान दीजिए। सारा क्षेत्र इसका जीता हुआ है, जो इसके इस एरिया से यहां से लेके, यानी कि ये अगर मगध है तो यहां तक का क्षेत्र, ये सारा क्षेत्र इसके साम्राज्य में आता है। यहां पर खाली ये एक एरिया है जो इसके हाथ में नहीं है, ये एरिया है कलिंग का। ये कलिंग का एरिया है जो इसके क्षेत्र में नहीं है। अब चूंकि सब कुछ तो जीता हुआ है, यही एरिया है जो उसके क्षेत्र में नहीं आता है, तो इसको जीतने के लिए इसने अपने शासनकाल के 90 वर्ष इस पर आक्रमण करता है और भयंकर युद्ध होता है। और इस युद्ध में बताते हैं 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग घायल हो गए। 1.5 लाख लोग घायल हो गए। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा कि अब कभी भी युद्ध हम नहीं करेंगे, अब लोगों के हम जो है दिलों को जीतेंगे, इस तरीके से अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे, युद्ध नहीं करेंगे। हालांकि इतिहास लेखन में क्या लिखा जाता है, किसका क्या अप्रोच है, वो अलग बात है, लेकिन अब जीतने के लिए कुछ बचा नहीं था उसके पास। तो स्वाभाविक सी बात है, अब ये भी कह सकता है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। तो उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, और बौद्ध धर्म जो है उपगुप्त ने इसे बौद्ध धर्म ग्रहण कराया था। बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया और उसने कहा कि हम अब युद्ध नहीं करेंगे। अब उसने क्या किया, धर्म प्रचार स्टार्ट कर दिया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाने लगा। इसी क्रम में अशोक जो है अपने शासन काल में इसके जो शिलालेख है उनकी संख्या 13 शिलालेख है। ठीक, इन शिलालेखों से उसकी उपलब्धियों का, यानी कि उसके साम्राज्य विस्तार, सबकी जानकारी मिलती है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख करता है कि हम कलिंग युद्ध किया गया, और कलिंग युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलिंग युद्ध होता है, लेकिन कलिंग नरेश का नाम नहीं मिलता है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो 20वें वर्ष क्या करता है। 20वें वर्ष नेपाल की तराई में जहां गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वहां यात्रा करने जाता है, और वहां पर वो टैक्स कम कर देता है। इसके पूरे साम्राज्य में टैक्स होता है 1/6, यानी कि उत्पादन का 1/6 भाग राज्य को टैक्स देना होगा।
लेकिन यहां क्या करता है, जब ये इधर जाता है तो बौद्ध धर्म के प्रति अपनी आस्था या कृतज्ञता दिखाते हुए टैक्स घटाकर 1/8 कर देता है, यानी कि टैक्स कम कर देता है। ठीक, तो अशोक और जो उसने सुदर्शन झील बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, वो टूट गई थी, वो उसको फिर से ये सुधार करवाता है, उसका जीर्णोद्धार करवाता है। तो सुदर्शन झील कहां बनवाई थी? गिरनार में। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी, तो इसने सुधार करवाया था। अब अशोक में देखिए क्या है। अशोक के शिलालेखों का वर्णन। पहले शिलालेख में कहता है उत्सव का निषेध, पशु बलि का निषेध, सभी प्रजा मेरी संतान है। द्वितीय में कहता चेर, जैसे दक्षिण भारत में यहां पर इसका शासन नहीं था, यहां पर चेर, चोल और पांड्य का उल्लेख है। तो ये बताता है कि हमारे सबसे दक्षिणी, हमारे सीमा के बाद वाले राज्य हैं चेर, चोल, पांड्य। तृतीय में कहता है धम्म महामातों की नियुक्त, और 13वां शिलालेख है कलिंग युद्ध का और 5 विदेशी राज्यों का उल्लेख करता है। प्रशासन में देखिए मौर्य काल में राजा सर्वोपरि होता था। यहां एक चीज ध्यान दीजिए, केंद्रीय शासन होता है, केंद्रीय शासन होता है, सारी शक्तियां राजा में होती है। राजा की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती है जिसमें 4 सदस्य होते। इसका चयन अमात्य वर्ग से किया जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजकाल चलाने के लिए अधिकारियों का वर्णन है जिसे तीर्थ कहा जाता था। इनकी संख्या 18 होती थी। तीर्थ के अधीन कार्य करने वाले को अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में अध्यक्षों की संख्या 27 बताई गई है। मौर्य काल में शासन को दृढ़ता प्रदान करने के लिए इन्हें प्रांतों में बांटा गया है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या पहले 4 थी लेकिन बाद में 5 हो गई, यानी कि अशोक ने एक प्रांत जीता था कलिंग, उसके बाद 5 प्रांत हो जाते हैं। प्रांतों का विभाजन जिलों में होता था जिन्हें आहार या विषय कहा जाता था। इसका प्रधान विषय पद। शासन की छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी। नगर प्रशासन की देखरेख के लिए नागरक नामक अधिकारी होते थे। मेगस्थनीज ने इन अधिकारियों को एग्रोनोमोई और अरिस्टोनोमोई कहा है। नगर प्रबंधन के लिए 6 समितियां होती थी जिसमें 5-5 सदस्य होते थे। इनकी कुल संख्या 30 होती थी। ध्यान रखिएगा, ये मेगस्थनीज ने बताया है। मेगस्थनीज कहता है कि नगर शासन चलाने के लिए 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियां होती थी, जो जैसे आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। न्याय व्यवस्था में बताया कि 2 तरीके के न्यायालय होते थे। एक धर्मस्थी न्यायालय होता था, एक कंटक शोधन न्यायालय होता था। धर्मस्थी न्यायालय दीवानी होती थी और कंटक शोधन न्यायालय अदालत जो है फौजदारी अदालत होती। मौर्य काल में कर जो है 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। टैक्स थोड़ा टफ था, टैक्स नहीं माफ करते थे। लेकिन अब समझिए कि अगर गौतम बुद्ध जहां जन्म हुआ था वहां अगर इन्होंने टैक्स कम किया है तो बड़ी बड़ी बात है कि इन्होंने वहां पे टैक्स कम कर दिया। अच्छा, तो मौर्य काल के बारे में थोड़ा बहुत लिख लीजिए। मौर्य वंश के बारे में लिखिए। पहले लिखिए मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसने जिसने चाणक्य की मदद से नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के मध्य 305 ईसा पूर्व में युद्ध हुआ। जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ
और दोनों के मध्य एक संधि हुई यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस दोनों के मध्य एक संधि हुई। इस संधि के परिणाम स्वरूप इस संधि के परिणाम स्वरूप इस संधि के परिणाम स्वरूप सेल्यूकस ने अपने 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को दिए। अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया। और अपना दूत मैगस्थनीज चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा। इसी दूत ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में अकाल पड़ने के कारण मगध में अकाल पड़ने के कारण मगध में अकाल पड़ने के कारण उसने अपना राज्य अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया। और जैन आचार्य भद्रभाव के साथ कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया। कर्नाटक के श्रवण बेलगोला चला गया। जहां पर संलेखना पद्धति से उसने अपने प्राण त्याग दिए। जहां पर संलेखना पद्धति द्वारा उसने अपने प्राण त्याग दिए। अगला शासक है बिंदुसार। बिंदुसार यह चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में से सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए सिंहसेन सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार ने तक्षशिला में विद्रोह दबाने के लिए
अपने पुत्र अशोक को भेजा। बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक का दूत डायमेकस उसके दरबार में आया, उसके दरबार में आया। इसके अतिरिक्त मिस्र के शासक का दूत डायनोसियस भी उसके दरबार में आया। डायनोसियस भी उसके दरबार में आया। अगला शासक है अशोक। चार साल उत्तराधिकार का युद्ध, चार साल उत्तराधिकार का युद्ध लड़ने के बाद 269 ईसा पूर्व में वह मौर्य शासक बना। अपने शासनकाल के 9वें वर्ष उसने कलिंग पर आक्रमण किया। और विजय प्राप्त की। इस युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति त्याग कर धम्म नीति का पालन किया। इस युद्ध के बाद उसने युद्ध नीति का त्याग करके धम्म नीति का पालन किया। युद्ध नीति त्याग करके धम्म नीति का पालन किया। उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अपने शासनकाल के 20वें वर्ष उसने लुम्बिनी की यात्रा की। जहां पर उसने बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करते हुए जहां पर उसने बौद्ध धर्म में आस्था प्रकट करते हुए वहां का टैक्स घटाकर 1/8 कर दिया। अशोक के इतिहास, अशोक के शासनकाल के इतिहास की जानकारी उसके अभिलेखों से प्राप्त होती है। उसने उसके 13 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं जो 4 भाषाओं में प्राप्त होते हैं। ब्राह्मी,
खरोष्ठी, आरा, आरामाइक, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आरामाइक और ग्रीक। 4 भाषाओं में उसके शिलालेख मिलते हैं। इन शिलालेखों में उसका नाम, इन शिलालेखों में अशोक का नाम देवा नाम पेय प्राप्त होता है। इन शिलालेखों में उसका नाम देवा नाम पेय प्राप्त होता है। किंतु 4 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें उसका नाम अशोक प्राप्त होता है। मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उदयगोलम। मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर और उदयगोलम, ये 4 ऐसे अभिलेख हैं जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक के अभिलेखों को खोजने का श्रेय टी फैन थ्रेलर नामक अंग्रेज को दिया जाता है, जबकि इसे पढ़ने का श्रेय, जबकि इन्हें पढ़ने का श्रेय, खोजने का श्रेय अशोक के शिलालेख किसने खोजे और किसने पढ़े? सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप द्वारा, जेम्स प्रिंसेप द्वारा इन अभिलेखों को पढ़ा गया। ध्यान रखिएगा, अगर ये पूछता है कि अशोक के अभिलेख किसने खोजे तो टी फैन थ्रेलर ने खोजे और पढ़ा किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। मौर्यों का प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, जिसमें सारी शक्तियां सम्राट के पास होती थी। मौर्यों के समय में 5 प्रांत होते थे। उत्तरापथ, दक्षिणापथ, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, अवंती, इनको लिख लीजिए, और प्राची। बाद में ये 4 पहले है, बाद में कलिंग हो गया, तो कलिंग जीतने के बाद एक प्रांत और बना कलिंग। तो इनकी राजधानियां पूछी जाती हैं, इनकी राजधानियां क्या थी? इन 5 की राजधानियां पूछी जाती हैं। तो उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, अवंत की राजधानी उज्जैनी थी, और प्राची की राजधानी थी पाटलिपुत्र, और कलिंग की राजधानी जो है, कलिंग की राजधानी तोशली।
ये राजधानियां थी, उत्तरापथ, दक्षिणापथ और कलिंग। अशोक ने एक शहर बसाया था, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर है, ये अशोक द्वारा स्थापित कराया गया शहर है। अशोक ने जम्मू कश्मीर में एक श्रीनगर नामक शहर बसाया था। इस वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, यानी कि मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। पुष्यमित्र शुंग द्वारा कर दी जाती है। मौर्य बौद्ध धर्म को मानते थे और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण है, तो फिर से एक बार ब्राह्मण धर्म स्थापित हो जाता है। अशोक ने जो है अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। महेंद्र और संघमित्रा, महेंद्र और संघमित्रा। ठीक, अब अगला वंश है शुंग वंश। शुंग वंश ये बेसिकली ब्राह्मण सेनापति था इनका, और इसने शुंग वंश की स्थापना की। बृहद्रथ की हत्या कर दी और नए वंश शुंग वंश की स्थापना की 185 बीसी में। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इसमें पूछा जाता है पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे, जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ लिखा। इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में, इस वंश के शासक भागभद्र के दरबार में यूनानी दूत हेलियोडोरस भारत आया। हेलियोडोरस भारत आया, जिसने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया। और विदिशा यानी कि वेशनगर, इसने विदिशा यानी कि वेशनगर में विदिशा यानी कि वेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। भगवान बुद्ध के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ये सब लेते जब हम लोग गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। उसने यानी कि पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी उज्जैनी बनाई, यानी कि पाटलिपुत्र की जगह विदिशा और उज्जैनी चला गया।
पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शुंग शासक बना। अग्निमित्र शासक बना। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम, कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम अग्निमित्र के जीवन पर ही आधारित है। कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है मालविकाग्निमित्रम की रचना अग्निमत मित्र के जीवन पर ही आधारित है। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। देवभूति था। अगला है कुषाण वंश। अगला वंश है कुषाण वंश। कुषाण वंश जो है ये माइग्रेटेड है, ये चीन से आए थे, ये यूची नामक एक कबीले से है और सबसे पहले इस वंश की स्थापना कुजुल कन्फ्यूशियस द्वारा की गई। यानी कि भारत में जो कुषाण वंश का है, कुषाण वंश बेसिकली जो है चीन से आई हुआ एक कबीला है और इस कबीले का नाम है यूची। यूची कबीले से ये लोग आए, उसी का जो मुखिया था, उस मुखिया का नाम था कुजुल कन्फ्यूशियस। कुजुल कन्फ्यूशियस ये जो है भारत में कुषाण वंश का संस्थापक है, लेकिन ये इसके पास पावर ज्यादा नहीं थी। इसके बाद में दूसरा शासक इसका बेटा होता है बिम कन्फ्यूशियस। बिम कन्फ्यूशियस, बिम कन्फ्यूशियस के बाद आता है कनिष्क और ये सबसे महत्वपूर्ण शासक होता है भारत के लिए। तो देखिए, कुषाणों का मूल स्थान चीन का सीमावर्ती प्रदेश था। हूणों को पराजित कर तीर दरिया आए, फिर बैक्ट्रिया पर अधिकार कर लिया। कुषाणों का आगमन शकों के बाद हुआ। कुषाण यूची कबीले से संबंधित थे। कुषाण यूची कबीले से तो लिख लीजिए, इसमें ये तो दिया नहीं। कुषाण वंश का, भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था। भारत में कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कन्फ्यूशियस था। जबकि दूसरा शासक बिम कन्फ्यूशियस था। इस वंश का तीसरा शासक कनिष्क था। कनिष्क था। जो 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। और इस अवसर पर उसने एक नया संवत जारी किया। 78 ईस्वी, एक नया संवत जारी किया जिसे शक संवत कहा जाता है। जिसे शक संवत कहा जाता है। भारत सरकार का राजकीय संवत आज भी यही है।
भारत सरकार ने राजकीय संपत है शक संपत। कनिष्क ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और उसके शासनकाल में उसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडल वन में किया गया। कनिष्क के दरबार में वात्स्यायन, किताब का नाम कामसूत्र। कनिष्क के काल में वात्स्यायन, अश्वघोष, किताब का नाम बुद्ध चरित्र सौंदरानंद, अश्वघोष पुस्तक बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद। नागार्जुन, पुस्तक का नाम माध्यमिक सूत्र। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इन्होंने शून्यवाद का भी प्रचार जो प्रतिपादन किया था, शून्यवाद। वसुमित्र, पुस्तक का नाम महाविभाषा शास्त्र। चरक, पुस्तक का नाम चरक संहिता। जैसे विद्वान निवास करते थे, यानी कि विद्वानों का संरक्षक था यह। कुषाणों के समय में ही भारत में मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। कुषाणों के समय में ही भारत में मूर्तिकला शैली का विकास हुआ। दो तरीके की मूर्तिकला शैलियां हैं, एक है गांधार मूर्तिकला शैली और दूसरी है मथुरा मूर्तिकला शैली। भारत में पहली बार मूर्तिकला शैली का विकास होता है। गांधार मूर्तिकला शैली है, इस पे यूनानी प्रभाव ज्यादा है, और मथुरा मूर्तिकला शैली विशुद्ध भारतीय मूर्तिकला शैली है। तो भारत में मूर्तिकला शैली का विकास, ध्यान रखिएगा, जब भी मूर्तिकला शैली पूछते हैं तो कुषाणों के समय का है, और जब भी मंदिर निर्माण कला शैली का विकास है वो गुप्तों के समय होता है। देखिए 78 ईस्वी में शक संवत जारी किया। इसकी महत्वपूर्ण विजयों में पाटलिपुत्र, राजा को परास्त कर हर्जाने के रूप में बड़ी रकम मांगी, बदले में अश्वघोष लेखक बुद्ध के विच्छापात और अद्भुत मुर्गा प्राप्त किया। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर ये पेशावर थी, इसने अपनी राजधानी पेशावर रखी थी। इसी के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन कश्मीर के कुंडलवन में होता है। कश्मीर में कनिष्क ने एक नगर बसाया था, कनिष्कपुर। कनिष्क ने शाक्य मुनि के धर्म महायान शाखा को प्रश्रय दिया। कनिष्क के दरबार में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, पार्श्वनाथ आदि विद्वान थे। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र सौंदरानंद नामक महाकाव्य लिखा। कनिष्क ने अपनी राजधानी में 400 मीटर ऊंचा और 13 मंजिल का एक टावर बनवाया था। ठीक है, यह है कनिष्क काल यानी कि कुषाण काल। इस वंश का अंतिम शासक लिख लीजिए, कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था।
एक छोटा सा वंश और लिखिए, सातवाहन वंश। सातवाहन वंश लिखिए। मौर्योत्तर काल में, मौर्योत्तर काल में दक्षिण भारत में इस वंश की स्थापना सिमुक द्वारा की गई। सिमुक। यह भारत का एकमात्र मातृसत्तात्मक वंश है। यह भारत का एकमात्र मातृसत्तात्मक वंश है। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी महाराष्ट्र में। सातवाहनों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन है। इस वंश के शासकों में सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, जैसे शक्तिशाली शासक थे। गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतम सातकर्णी उनका पिता है, गौतमी पुत्र सातकर्णी उनका बेटा है। और एक्चुअली अब जितने भी इसमें शासक होते हैं उनमें पहले महिलाओं का नाम होता है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, इस तरीके से। इसी वजह से यह कहा जाता है कि भारत का एकमात्र ऐसा वंश है जो मातृसत्तात्मक है। और खास बात है, सवाल जहां से पूछे जाते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में पहली बार जो इसने सिक्के जारी किए, पुटिन और शीशे के सिक्के जारी किए। देखिए, इस वंश द्वारा पुटिन और शीशे के सिक्के जारी किए गए। इस वंश का एक शासक हाल था, हाल, HAAL, हाल था। जो मतलब विद्वान शासक था जिसने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ भी लिखा है। गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की है। भारत में भूमि अनुदान देने की शुरुआत सातवाहन शासकों द्वारा की गई। अब है गुप्त वंश। देखिए, कुषाण साम्राज्य के खंडहरों पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। मौर्य साम्राज्य के बराबर तो नहीं, लेकिन फिर भी उसने उत्तर भारत में एक बड़ी राजनीतिक एकता स्थापित की। इस वंश का संस्थापक और पहला शासक श्रीगुप्त था। देखिए, यहां से ये जो है ये पहला शासक है, लेकिन ये ताकतवर नहीं है, खाली संस्थापक है। दूसरा है घटोत्कच, घटोत्कच। चंद्रगुप्त जो है ये पहला राजा है जिसने महाराजा धिराज की उपाधि धारण की।
इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। घटोत्कच के बाद आता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ये वास्तविक संस्थापक है, ये वास्तविक संस्थापक है। 319 में, ध्यान दीजिएगा, 319-20 में इसने अपना राज्याभिषेक करवाया और इसी राज्याभिषेक के अवसर पर इसने गुप्त संवत जारी किया। देखिए, गुप्त वंश का पहला ये है चंद्रगुप्त फर्स्ट, गुप्त वंश का पहला राजा है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। इसे गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका शासनकाल 319 से लेकर 334 है। 319 को गुप्त संवत के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि जब इसका राज्याभिषेक हुआ तो इसने गुप्त संवत नामक एक संवत जारी किया। इसका विवाह लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी से हुआ। ठीक, तो लिखते जाइए साथ में। गुप्त वंश का संस्थापक या पहला शासक श्रीगुप्त था। दूसरा शासक घटोत्कच था। जबकि तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम इस वंश का वास्तविक संस्थापक था। जबकि तीसरा शासक चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। चंद्रगुप्त प्रथम इसका वास्तविक संस्थापक था। इसने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और इस अवसर पर गुप्त संवत जारी किया। इसने 319 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया और एक नया संवत जारी किया, गुप्त संवत। अपना राज्याभिषेक करवाया और एक नया संवत, गुप्त संवत जारी किया। ठीक है, तो इसकी पहली उपलब्धि चंद्रगुप्त प्रथम है। 319 में ये वास्तविक संस्थापक है गुप्तों का। 319 में राज्याभिषेक कराता है और एक संवत जारी करता है जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। अब इसका बेटा है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ये बहुत साम्राज्यवादी शासक है। चंद्रगुप्त के बाद समुद्रगुप्त शासक बनता है। 335 से 300 ईस्वी तक शासन करता है। इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था और इसकी उपलब्धियों का उल्लेख समुद्रगुप्त के मंत्री हरिशेन द्वारा प्रयाग प्रशस्त के रूप में किया जाता है। ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्त हरिशेन ने समुद्रगुप्त के विजय उपलब्धियों का उल्लेख करने वाली प्रशस्ति है। समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख इस प्रशस्ति में किया गया है। अब जरा समझिए, इसमें तो बहुत शॉर्ट में दिए हैं, यहां पे देखते हैं। समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त जो है ये दूसरा शासक है। तो ये क्या करता है, भारत में अपनी साम्राज्य का विस्तार करता है और साम्राज्य विस्तार करने में ये चूंकि अपना एरिया बहुत ज्यादा बढ़ाता है, इसीलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। साम्राज्य विस्तार करने में इसने दो नीतियां अपनाई। उत्तर भारत के जो राज्य, जैसे यहाँ पे है, तो उत्तर भारत के जो राज्य जो डायरेक्ट इसके कंट्रोल में आ सकते थे उनको जीत कर अपने राज्य में मिला लिया। इस पॉलिसी को इसने कहा प्रसभोद्धरण। ये पॉलिसी कहलाती है इसकी प्रसभोद्धरण की नीति कहलाती है। और दूसरा, जिन राज्यों को डायरेक्ट अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता था वो आया ऐसे विजय करते हुए और ऐसे वापस चला गया। इनको अपनी अधीनता मनवाया, यानी कि यहाँ के राजाओं को हराया। ठीक, प्रसभोद्धरण की नीति के तहत इसने उत्तर भारत के 9 राज्यों को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन दूसरे दक्षिण भारत में जो इसने राजाओं को पराजित किया उन पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं किया, अपनी अधीनता मनवा के छोड़ दिया। उसे कहा जाता है ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण
मोक्षानुग्रह, ये दक्षिण भारत के 12 राजाओं के साथ ये पॉलिसी अपनाई उसने। तो इसकी दो पॉलिसियां पूछी जाती हैं, प्रश्नोद्धरण और ग्रहण मोक्षानुग्रह। प्रश्नोद्धरण के द्वारा उत्तर भारत के राजाओं को डायरेक्ट अपने साम्राज्य में मिला लिया, ग्रहण मोक्षानुग्रह में 12 राजाओं को पराजित किया और उन राजाओं को पराजित करके अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली। और क्योंकि ये साम्राज्य विस्तार करता था इसीलिए इसके भारत का नेपोलियन कहा जाता था। इसकी उपलब्धियों का उल्लेख हरिसेन ने किया है प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो चंपू शैली में है। चंपू शैली क्या होती है? जो गद्य और पद्य मिश्रित होती है उसे चंपू शैली कहा जाता है। इसने जब अपनी सैनिक विजय कर ली थी तब उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। ये कभी भी था, इसकी जो मुद्राएं हैं उसमें उसे वीणा बजाते हुए दिखाया। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि शासक को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। और इसे भारत के नेपोलियन कहा किसने है? विसेंट स्मिथ ने कहा। इतिहासकार है विसेंट स्मिथ, जिसे इसने भारत का नेपोलियन कहा है। इसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय वही है जिसके समय में फायान आया था। अपने भाई रामगुप्त की हत्या कर गद्दी पर बैठा। शासनकाल इसका 380 से 412 है। इसने ध्रुव देवी से विवाह किया। इसकी दूसरी शादी नागवंशी कन्या कुबेर नामा से हुई, जिससे प्रभावती गुप्ता का जन्म हुआ, यानी कि इसकी बेटी का नाम था प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता की शादी वाकाटक नरेश रुद्र सेन द्वितीय से होती है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय शकों के विरुद्ध गुजरात के शक विजय के बाद इसने चांदी का सिक्का जारी किया। ये पूछा जाता है किस विजय के बाद इसने चांदी का सिक्का जारी किया था। उज्जैन को इसने दूसरी राजधानी बनाया और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त गुप्त ने द्वितीय ने कुतुब मीनार के नजदीक महरौली में एक लौह स्तंभ स्थापित करवाया। अभी हम लोग इसको चर्चा कर चुके हैं पहले। इसके शासनकाल में चीनी यात्री फायान आता है और 1414 तक रुकता है। 14 वर्ष तक भारत में रहा। इसके दरबार में कालिदास, अमर सिंह जैसे विद्वानों की एक मंडली रहा करती थी। तो लिख लीजिए समुद्रगुप्त, तो सॉरी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। अपनी पुत्री का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया। इसके दरबार में विद्वानों की 9 विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था। इसके दरबार में विद्वानों की एक मंडली रहती थी जिसे नवरत्न कहा जाता था, जिसमें कालिदास, अमर सिंह, वाराह मिहिर, धन्वंतरि प्रमुख विद्वान थे। इसने शकों पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए। चांदी के सिक्के जारी किए। इसने महरौली में
एक लौह स्तंभ स्थापित करवाया, लौह स्तंभ स्थापित करवाया, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है। कुतुब मीनार के प्रांगण में स्थित है। इसके शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आता है। इसके शासन काल में चीनी यात्री फायान भारत आता है। और 15 वर्षों तक इसके दरबार में रहता है। अगला शासक है कुमारगुप्त फर्स्ट। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के प्राप्त होते हैं। इसके समय में पहली बार हूणों का आक्रमण होता है। कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। इस विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध कहा जाता है। अगला शासक है स्कंदगुप्त। यह अंतिम शक्तिशाली शासक था। इसने चीनी सम्राट के दरबार में अपना एक दूत मंडल भेजा था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा बनवाई गई सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। इसने सबसे पहले हूणों को पराजित किया था। हूणों को पराजित करने वाला यह गुप्त शासक है। हूणों को पराजित करने वाला यह गुप्त शासक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। गुप्त वंश के एक कमजोर शासक भानुगुप्त के एरण अभिलेख से पता चलता है। एरण अभिलेख से पता चलता है 510 ईस्वी का है एरण अभिलेख कि भारत में सती प्रथा का प्रचलन था। ये पहला जो है अभिलेखी साक्ष्य है। गुप्त काल का साहित्य खूब पूछा जाता है। तो गुप्त काल के साहित्य में हमें लग रहा है कि बहुत सारी चीजें हम लोग कर चुके हैं, जैसे किताबें कालिदास की रचनाएं हम लोग कर चुके हैं। गुप्त काल में अन्य किताबों में जैसे विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, ये हम लोग कर चुके हैं।
मृक्ष कटिकम कर चुके हैं, ये भी गुप्त काल की है। 10 कुमार चरित दंडी स्वामी के ये भी कर चुके हैं। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट का ये भी कर चुके हैं। बारहमीर वृहत संहिता, ये बारहमीर की जो किताब है वृहत संहिता, और पंच सिद्धांत का ये भी कर चुके हैं। नीति शास्त्र कामंदक ये भी कर चुके हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की ये भी कर चुके हैं। किताबें खूब पूछी जाती हैं, इस काल की किताबें बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। बाकी गुप्त काल में एक खास बात यह है कि भारत में मंदिर निर्माण कला प्रारंभ होता है, ये लिख लीजिए चाहे, मंदिर निर्माण शैली का विकास भारत में होता है। एक होमवर्क लिखिए, भारत में मंदिर निर्माण की कितनी शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की भारत में कितनी शैलियां हैं प्रचलित थी। कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जैसे लिख सकते हैं, एक दो मंदिर लिख लीजिए। जैसे भीतरगांव का मंदिर है कानपुर में, ये ईंटों से बना मंदिर है, गुप्तकालीन मंदिर है भीतरगांव मंदिर, कानपुर का ईंटों से बना मंदिर है। इसके अलावा फेमस मंदिर है दशावतार मंदिर, ललितपुर में है। दशावतार मंदिर ललितपुर में है। पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के नचना कुठार में है। अब पूर्व मध्यकाल के कुछ वंश हैं जिनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये हम लोग करेंगे पूर्व मध्यकाल, और उसके बाद प्राचीन भारत खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही प्राचीन भारत खत्म होता है वैसे ही एक बार प्राचीन भारत का फिर से रिवीजन करके और फिर आ जाएंगे मध्यकालीन भारत पे। तो हमें ये लग रहा है कि जैसे अक्टूबर और 15 नवंबर तक हम लोग सिलेबस खींच लें तो फिर क्वेश्चन आंसर जैसे एक एक वंश से संबंधित क्वेश्चन करेंगे तो सारा कुछ कवर हो जाएगा बहुत जल्दी। और पढ़ते रहिए, आप लोग मेहनत करते रहिए। अभी जो क्लासें हैं जिन लोगों को नहीं मिली हैं वो क्लासें हम अभी भेज दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्लास नहीं हो पाती, एक्चुअली अभी तुरंत हम भेज दे रहे हैं क्लास। जो रिकॉर्ड हो जाती है उनको हम भेज दे रहे हैं, आप लोग इसको रिवाइज कर लिया करिए। ठीक, तो आज के लिए इतने रखा जाए। ठीक भाई, थैंक यू।